गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइन्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद साहिब आप सबके साथ जुड़ चुका हूं आपके इतिहास के डर को दूर भगाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बिहार बोर्ड के इतिहास का पहला चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है को पढ़ना शुरू कर चुके थे। ठीक है, इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा किया है। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से राष्ट्रवाद आगे बढ़ा, सारी घटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अगर आप सभी ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को जरूर देखें। तो आपकी ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला टॉपिक का नाम हुआ है इटली का एकीकरण। ये जो टॉपिक है आपके यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इटली का एकीकरण। आपको पता है एक अभी वर्तमान में यूरोप में एक देश है जिसका नाम है इटली। वो खाने वाला इटली नहीं, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं वो इडली होता है। ये इटली देश है जिसकी राजधानी रोम है, आपको पता ही होगा। तो जो रोम अभी के समय में आप देख रहे हैं, इटली जो आप अभी के समय में देख रहे हैं वो वैसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, इटली एक मात्र जमीन का टुकड़ा हुआ करता था 19वीं सदी में। कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी में इटली बस एक जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, न कि एक राष्ट्र हुआ करता था या देश हुआ करता था। तो आखिर कैसे आगे चलकर उस इटली का एकीकरण हुआ, एकीकरण यानी उसको एक करना। आखिर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, और कौन कौन सी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं को हम अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 19वीं सदी में जो इटली था वो एक मात्र जमीन का टुकड़ा था। हाँ, एक और बात, 19वीं सदी का मतलब 1801 से 1899 तक के समय को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो उस समय ये एक क्या था, जमीन का टुकड़ा था। अब आगे हुआ क्या, इसकी एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी। इटली की एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं थी। एक तो पहला जो बाधाएं थी, पहले हम हेडिंग बना लेंगे क्या, बाधाएं। हमारी हेडिंग क्या रहेंगी, आपके हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर इटली की एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा गांव में होता है एक रुमाल रखा रहता है, जाके कोई रुमाल उठा लेता है बिल्कुल आसानी से, लेकिन यहाँ पर वैसा यहाँ पर खेल नहीं था। यहाँ पर अगल बगल के राजा थे, वो इटली को कभी एक करने नहीं दे सकते हैं। तो पहली जो बाधाएं थी वो थी इसकी भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति इतनी अजीब थी कि उसको एक होने कोई देना नहीं चाहता था। इटली के बगल में जो तो दो बड़े राज्य देश थे, वो जिसमें से एक का नाम था ऑस्ट्रिया, याद है, मेटरनिक जो बोलता था जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, वही मेटरनिक। ये आप सही पकड़े हैं, वही मेटरनिक। तो एक मेटरनिक था एक तरफ से और दूसरी तरफ से फ्रांस था। इन दोनों ने कभी भी ये चाहते ही नहीं थे कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि वो लोग खुद इसकी जमीनों पे कब्जा किए बैठे हुए थे। आपको याद है जब वियना सम्मेलन हुआ, वियना कांग्रेस हुआ, जब मेटरनिक सबको लड्डू बांट रहा था, जिस पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, तो उन लड्डुओं को खाने में एक नाम खुद ऑस्ट्रिया का था। उसने लोम्बार्डी और वेनेसिया वाले इलाके पे कब्जा किया हुआ था। तो एक तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि कोई उसको एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। दूसरा, बाहरी देश जैसे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप, ये दूसरा कारण था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, इसकी बाधाएं थी जो इसके एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही थी, वो कारण था पोप। आपको याद है पोप का प्रभाव। पोप का प्रभाव बेसिकली रोम वाले इलाके में था। आपने पढ़ा था कि कैसे वियना सम्मेलन के बाद इटली को कई भागों में बांट दिया गया था ताकि वहां पर राष्ट्रवाद की भावना का उपज न हो, लेकिन फिर भी वहां पर राष्ट्रीयता भावना उपजी। पोप को भले ही रोम का इलाका दे दिया गया था,
यहाँ पर पोप भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, ठीक है, लेकिन वह इटली का एकीकरण चाहता था कि मेरे नेतृत्व में हो, यानी पोप के नेतृत्व में हो। पोप इटली को धर्म राज्य बनाए, उसका एकीकरण धर्म के आधार पर करे। तो ये सारे कारण थे, ठीक है। तो देखिए, हमने देखा था कि ये सारी बाधाएं थी। पहली बाधा क्या थी? भौगोलिक स्थिति। दूसरी जो उसकी बाधा थी वो थी ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस का हस्तक्षेप। और तीसरी जो बाधा थी वो है पोप का प्रभाव। असल में अगर इटली की एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ऑस्ट्रिया की थी। आगे हम पढ़ेंगे कि एक काउंट काबूर नाम के व्यक्ति हुए जो मानते थे कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो बाधा खुद ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जिंदगी का भी ये वसूल है और इतिहास भी यही कहता है कि जहां प्रॉब्लम होता है वहां सोल्यूशन होता है। जहां परेशानियां हैं उसका आपको सामना जरूर करना पड़ता है और आप उसका हल निकलेगा। ये सारी परेशानियां थी, लेकिन इटली के पास कुछ ऐसी चीजें भी थी जिसकी वजह से वहां के लोगों में राष्ट्रीयता का विकास होता है। और वो चीजें क्या थी? तो पहली चीजें थी, इटली के लोग, भले ही इटली कई राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन वे सारे लोग एक ही धर्म को मानते थे। वहां के ज्यादातर लोग एक ही धर्म को मानते थे, जो था रोमन कैथोलिक धर्म। जैसा पता होगा, ईसाई धर्म कई भागों में बटा हुआ था, तो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग थे। दूसरी उनमें जो समान बातें थी वो थी कि वो लोग इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। दो, एक इंसान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं दो, एक उसकी भाषा और एक उसकी धर्म। तो इटली भले ही राज्यों में भौगोलिक स्थिति में बटा हुआ था, लेकिन उनकी धर्म और उनकी भाषा एक थी और इस वजह से वो जुड़े हुए थे। तो इसीलिए जब एकीकरण शुरू हुआ तो एकीकरण में आसानी हुई। आगे तो एकीकरण की शुरुआत करते हैं। जो इटली की एकीकरण होगी ना वो 3 चरणों में पूरा होगा। 2 चरणों में होगा। एक चरण में हम लोग मेज़नी के दौर के बारे में हम पढ़ेंगे और दूसरी चरण जो कि इटली के एकीकरण की होगी वो होगी काउंट काबूर और गैरिबाल्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण मानते चलिए एकीकरण का क्या है? पहला चरण है। पहला चरण के बारे में हम पढ़ेंगे, पहला क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे ये कि जो फ्रांस में घटना हो रही थी ना, आपको पता है मेटरनिक, बार बार आपको मेटरनिक को याद रखिएगा, मेटरनिक भैया को। मेटरनिक क्या कहता था? जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। तो सही बात है, सर्दी लगती थी। जब फ्रांस सीख रहा था 1830 में, जब फ्रांस में जो क्रांतियां हुई तो उसका प्रभाव कहां पड़ रहा था? इटली पे पड़ रहा था। फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव इटली पर पड़ रहा था, ठीक है। आगे आपने कहावत सुना है, इंसान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने भी वही काम किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, आपको याद है कि सर्डिनिया और पिडमाउंट को एक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सर्डिनिया और पिडमाउंट को एक करने से इटली के एकीकरण की दिशा तय हो चुकी थी। और उसमें सोने पे सुहागा उससे पहले किया था नेपोलियन ने। नेपोलियन उससे भी पहले इटली के 3 राज्यों को जोड़ देता है। इटली के कितने राज्यों को? 3 राज्यों को एक साथ जोड़ देता है। वो कौन कौन से राज्य थे? तो पहला था सिस्पाइन गणराज्य। नाम बहुत अच्छा है, सस्पेन मत समझ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें चाय बनता है वो है सिस्पाइन गणराज्य। पहला राज्य कौन सा है? सिस्पाइन गणराज्य। जो दूसरा राज्य है वो है लिगुलियाना, ये भी अजीब नाम है। और तीसरा जो नाम है वो है पेडेन, ठीक है। क्या करता है? कौन? इटली का जो उस समय का शासक था, कौन था? नेपोलियन, ठीक है, इसको पहले लिख देना चाहिए था। नेपोलियन ने सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपैडेन को जोड़ दिया, का एकीकरण किया, ठीक है। तो इन घटनाओं से इटली की एकीकरण की दिशा तय हो गई। पहला क्या किया? नेपोलियन ने, यहां पर लिख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो, नेपोलियन ने, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है।
नेपोलियन ने क्या किया, इटली के 3 राज्य सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपैडेन, इन तीनों को जोड़ दिया। और तो और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, याद है आपको, सर्डिनिया पिडमाउंट को भी जोड़ दिया। इससे इटली के एकीकरण की जो दिशा है वो क्या होने लगी, तय होने लगी। अब आगे एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम था मेजिनी, जिसे इटली के एकीकरण के पितामह या इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। वो व्यक्ति आएगा और इस काम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इटली के, ठीक है, तो इन घटनाओं से जो ये घटनाएं हो रही थी इसकी वजह से इटली पे प्रभाव पड़ रहा था। उसी समय एक और प्रभाव पड़ा 1820 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1820 ईस्वी के लगभग में वहां के जो क्रांतिकारी थे ना, कुछ क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने कार्बोनरी। लड़कियां खुश ना हो, ठीक है, ये कावेरी मेहंदी नहीं, ये कार्बोनरी संस्था का नाम है, याद रखिएगा। और इसका सेनापति बना मेजिनी। ठीक है, जोसेफ मेजिनी जिसका पूरा नाम था। मेजिनी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेजिनी के बारे में पूरा विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तो 1820 के लगभग में कुछ क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम था कार्बोनरी। इसका सेनापति कौन बना, मेजिनी। इस संस्था का उद्देश्य जानते हैं क्या था? इसका उद्देश्य छापामार युद्ध करना था। छापामार युद्ध के बारे में आप पढ़े होंगे, अचानक से हमला कर देना। ठीक है, छापामार युद्ध से राजतंत्र को खत्म कर देना। जो राजा है, राजा को बिल्कुल क्या कर देना है, खत्म कर देना है छापामार युद्ध करके। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बोनरी क्या थी और इसका क्या उद्देश्य था, तो आप लिख सकते हैं कि कार्बोनरी 1820 ईस्वी में बनाई गई कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक संस्था थी। ये गुप्त संस्था थी, छुप के रहती थी। इसका एक ही उद्देश्य था, छापामार युद्ध कीजिए और युद्ध करके राजतंत्र को कैसे भी परेशान किए ताकि राजतंत्र का खत्म होता है। तो इसी के साथ हमने अभी तक इटली की एकीकरण की शुरुआती स्थिति को समझा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मेजिनी के बारे में पढ़ेंगे, काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे और गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है इटली के एकीकरण में। वास्तव में अगर ये 3 लोग ना होते तो शायद ही इटली का एकीकरण पूरा हो पाता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। और अगर आप सबको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट हमारे लिए रामबाण की तरह होता है, जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी थी, वैसे हमारे लिए क्या है, कमेंट है। तो लाइक और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।